इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें वाक्शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक्शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक्शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिनकर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्याहवाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तकम साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामख्वाह ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कहकहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेमपूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने, पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक्शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का ये कहना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है, जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे ये कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई, वह मानो अंगूठी में नक्सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें न होंगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लच्छे में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रिमोवल कहलाएगी। उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं।
जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्रायः अंग्रेजी राज्य, प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पर नाचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर, हम चुनी दीगर नेस्ट अखड़ापन की चर्चा छेड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रससनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण, बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहू या बेटों का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगी। लड़कों की बातचीत, खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। सुस्त और बोर हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिछुए होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान, बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहां तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्यकला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कांव कांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक कांव कांव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती होगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली ना होगी, और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिलबहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिलबहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं। बरसों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। एक वाक्रशक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया।
हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजेय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का ये साधन यावत साधनों का मूल है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। वाक्शक्ति और बातचीत का महत्व, मानव जीवन का अनिवार्य आधार। ईश्वर ने मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियों से विभूषित किया है। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और घ्राण जैसी इंद्रियां जहां हमें बाह्य जगत से जोड़ती हैं, वहीं वाक्शक्ति मनुष्य को सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक प्राणी बनाती है। यदि मनुष्य के पास वाणी न होती तो वह अपने अनुभव, सुख दुख, विचार और भावनाएं किसी के साथ साझा नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में ये सृष्टि एक गूंगे और जड़ समाज में परिवर्तित हो जाती, जहां हर व्यक्ति अपने ही मन के कोने में कैद रहता। वाक्शक्ति केवल बोलने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता की नींव है। वाक्शक्ति के अनेक रूप हैं, जिनमें प्रमुख हैं वक्तृता, स्पीच और बातचीत, संलाप। यद्यपि दोनों का माध्यम वाणी ही है, परंतु दोनों का स्वभाव, उद्देश्य और प्रभाव एक दूसरे से भिन्न है। वक्तृता का उद्देश्य श्रोताओं में जोश, उत्साह और प्रेरणा उत्पन्न करना होता है। इसके लिए मंच, श्रोता, औपचारिकता, प्रशंसा और करतल ध्वनि आवश्यक मानी जाती है। वक्ता अपने शब्दों में प्रभाव, चमत्कार और नाटकीयता भरकर बोलता है ताकि तालियों की गूंज से उसका आत्मविश्वास पुष्ट हो। इसके विपरीत बातचीत अत्यंत सहज, घरेलू और आत्मीय होती है। इसमें न मंच होता है, न श्रोता, न ताली की अपेक्षा। दो व्यक्ति प्रेमपूर्वक आमने सामने बैठकर अपने मन की बात कहते हैं। कोई चुटिली बात आ जाए तो केवल एक मुस्कान या हल्की हंसी ही पर्याप्त होती है। बातचीत का उद्देश्य न तो प्रभावित करना होता है और न ही प्रदर्शन, बल्कि यह मन को रमाने, हल्का करने और आत्मीय संबंधों को सुदृढ़ करने का माध्यम है। मानव जीवन में बातचीत का महत्व उतना ही आवश्यक है जितना भोजन, जल और विश्राम। जिस प्रकार शरीर में जमा हुआ धुआं या मवाद बाहर निकलकर शरीर को हल्का करता है, उसी प्रकार बातचीत मन के बोझ को कम करती है। मनुष्य अपने भीतर दबे भावों को शब्दों के माध्यम से बाहर निकालता है, जिससे चित्त स्वच्छ और प्रसन्न हो जाता है। यही कारण है कि जिन लोगों को बातचीत की आदत पड़ जाती है, वे कभी कभी इसके लिए भोजन तक त्याग देते हैं। बातचीत का आनंद उन्हें किसी भी भौतिक सुख से अधिक प्रिय लगता है। इस संदर्भ में रॉबिन्सन क्रूसो का उदाहरण अत्यंत सार्थक है। 16 वर्षों तक मनुष्य मुख न देखने के बाद जब उसने फ्राइडे की आवाज सुनी, तो उसे ऐसा आनंद हुआ मानो उसे पुनः मनुष्य होने का गौरव प्राप्त हो गया हो। इससे सिद्ध होता है कि वाणी केवल संप्रेषण का साधन नहीं, बल्कि मनुष्य की पहचान और आत्मा की आवश्यकता है। इसी प्रकार पत्र व्यवहार करने वाले प्रेमी एक दूसरे से प्रत्यक्ष बातचीत के लिए व्याकुल रहते हैं, क्योंकि शब्दों के माध्यम से ही आंतरिक भावों का सच्चा आदान प्रदान संभव है। प्रसिद्ध विचारक बेन जॉनसन का कथन है कि मनुष्य का वास्तविक रूप उसके बोलने से ही प्रकट होता है। जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं, तब तक उसके गुण दोष छिपे रहते हैं। वाणी मनुष्य के चरित्र का दर्पण है। बातचीत की भी अपनी सीमाएं और स्वरूप है। ये दो व्यक्तियों के बीच सबसे अधिक प्रभावी होती है। एडिसन का मत है कि वास्तविक बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही संभव है, क्योंकि तभी दोनों एक दूसरे के सामने अपना हृदय खोल सकते हैं। तीसरा व्यक्ति आते ही या तो बातचीत समाप्त हो जाती है या फिर उसमें बनावट और संकोच आ जाता है। कहा भी गया है, 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। जब दो व्यक्ति पास बैठते हैं तो केवल शब्द ही नहीं, बल्कि उनके शरीर की सूक्ष्म विद्युत और भावनाएं भी एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यदि केवल निकट बैठने से इतना प्रभाव पड़ता है, तो बातचीत का प्रभाव कितना गहरा होगा, ये सहज ही समझा जा सकता है। 3 व्यक्तियों की बातचीत एक त्रिकोण के समान हो जाती है, जहां भावनाओं की धाराएं बढ़ जाती हैं। 4 या उससे अधिक व्यक्तियों की बातचीत औपचारिकता में बदल जाती है और आत्मीयता लुप्त हो जाती है। 4 से अधिक की बातचीत केवल राम रिमूवल बनकर रह जाती है। बातचीत के भी अनेक प्रकार हैं। 2 वृद्धों की बातचीत प्रायः पुराने जमाने की प्रशंसा और वर्तमान पीढ़ी की आलोचना से भरी होती है। 2 वृद्ध स्त्रियों की बातचीत बहू बेटियों के गिले शिकवों या पारिवारिक विवादों पर केंद्रित रहती है। बच्चों की बातचीत खेल, शरारत और अध्यापकों की शिकायतों से भरी होती है। किशोरों की बातचीत में ताजगी, उत्साह और चंचलता होती है, जबकि प्रौढ़ों की बातचीत अनुभव, दूरदर्शिता और सारगर्भिता से युक्त होती है। हमारे समाज में अशिक्षित लोगों की बतकही, विवाह संबंधी बातचीत, व्यापारिक चर्चा, मित्रों का प्रेमालाप, ये सभी बातचीत के ही रूप हैं।
चंदूखाने की बातचीत हो या बिरादरी की पंचायत, हर स्थान पर वाणी मानव संबंधों को संचालित करती है। यूरोप में बातचीत को एक कला के रूप में विकसित किया गया है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। वहां की विद्वत गोष्ठियों में बातचीत इतनी सरस और संतुलित होती है कि न तो पांडित्य का प्रदर्शन होता है और न ही अहंकार। इसके विपरीत हमारे यहाँ का शुष्क शास्त्रार्थ प्रायः नीरस और संघर्षपूर्ण होता है, जहां उद्देश्य सत्य की खोज नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्वी को पराजित करना होता है। इतिहास साक्षी है कि संसार के बड़े बड़े उद्योग, कंपनियां और संस्थाएं प्रारंभ में दो चार मित्रों की साधारण बातचीत से ही जन्मी है। यही छोटी सी बातचीत आगे चलकर हजारों लोगों की जीविका का साधन बन गई। अब तक हमने बाहरी बातचीत की चर्चा की, जिसमें दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक होती है, किंतु इससे भी श्रेष्ठ और गहन एक और प्रकार की बातचीत है आत्मसंवाद। अपने मन से बातचीत करना, अपनी आंतरिक मनोवृत्तियों को समझना और नियंत्रित करना ही ध्यान, मनोयोग और चित्त की एकाग्रता कहलाता है। ये साधना वर्षों के अभ्यास से प्राप्त होती है। यदि मनुष्य अपनी जिह्वा को वश में कर ले तो क्रोध, अहंकार और अन्य दुर्गुण स्वतः ही नियंत्रित हो जाते हैं। अवाक रहकर अपने मन से संवाद करना परमार्थ का मार्ग है। यही वाक्शक्ति का सर्वोच्च रूप है, जहां शब्द मौन में बदल जाते हैं और मनुष्य स्वयं से साक्षात्कार करता है। अतः कहा जा सकता है कि वाक्शक्ति केवल बोलने का साधन नहीं, बल्कि मनुष्य की सामाजिकता, संवेदनशीलता, बौद्धिकता और आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। बातचीत जीवन का रस है और आत्मसंवाद जीवन की साधना। इन्हीं दोनों के संतुलन में मानव जीवन की पूर्णता निहित है। अगर हम में वाक्शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हम में वाक्शक्ति न होती तो मनुष्य का जीवन और समाज दोनों ही अत्यंत अपूर्ण और जड़ हो जाते। वाक्शक्ति के अभाव में मनुष्य अपने विचार, भाव, सुख दुख, प्रेम, क्रोध और अनुभव दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाता। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन की बात मन में ही दबाए बैठा रहता। न कोई अपने कष्ट बता पाता, न आनंद बांट पाता। संसार एक गूंगी सृष्टि बन जाता, जहां लोग होते हुए भी आपस में जुड़े नहीं होते। बिना वाक्शक्ति के समाज का निर्माण संभव न होता। न परिवार बन पाता, न मित्रता, न शिक्षा, न सभ्यता। ज्ञान का आदान प्रदान रुक जाता, क्योंकि पढ़ाना, समझाना, परंपराओं का हस्तांतरण और अनुभव की साझेदारी सब वाणी पर ही निर्भर है। इतिहास, साहित्य और संस्कृति का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता। मनुष्य अपने भावनात्मक बोझ को भी हल्का नहीं कर पाता। बातचीत के द्वारा जो मानसिक शुद्धि और आनंद मिलता है, वह समाप्त हो जाता। मन में जमा दुख, चिंता और तनाव बाहर निकलने का मार्ग न पाकर व्यक्ति को भीतर ही भीतर घुटने पर विवश कर देता। इसके अतिरिक्त मनुष्य का गुण दोष भी प्रकट न हो पाता। जैसा कहा गया है, बोलने से ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप सामने आता है। वाणी के बिना व्यक्ति की पहचान अधूरी रह जाती। संक्षेप में, यदि वाक्शक्ति न होती तो मनुष्य सामाजिक प्राणी न रहकर एकाकी, असहाय और भावहीन प्राणी बन जाता और यह संसार प्रगति के स्थान पर स्थिर और नीरस होकर रह जाता। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार इस प्रकार हैं। बेन जॉनसन का विचार। बेन जॉनसन का मानना है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसके बोलने से ही प्रकट होता है। जब तक कोई व्यक्ति बातचीत नहीं करता, तब तक उसके गुण दोष, स्वभाव, बुद्धि और चरित्र सामने नहीं आते। वाणी मनुष्य के अंतर्मन का दर्पण है, इसलिए बातचीत के माध्यम से ही व्यक्ति की सच्ची पहचान होती है। एडिसन का विचार। एडिसन के अनुसार सच्ची और वास्तविक बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच ही संभव है। जब दो लोग होते हैं, तभी वे एक दूसरे के सामने अपना हृदय खोल सकते हैं। जैसे ही तीसरा व्यक्ति आ जाता है, बातचीत की आत्मीयता समाप्त हो जाती है और वह औपचारिक या बनावटी हो जाती है। इसलिए एडिसन दो व्यक्तियों के संवाद को ही वास्तविक बातचीत मानते हैं। इस प्रकार, जहां बेन जॉनसन बातचीत को मनुष्य के व्यक्तित्व के उद्घाटन का साधन मानते हैं, वहीं एडिसन उसे दो व्यक्तियों के बीच होने वाला आत्मीय संवाद स्वीकार करते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत की कला है, जो प्रभावी, रोचक और सम्मानजनक तरीके से संवाद करने का कौशल है, जिसमें सही समय पर सही शब्दों का चयन, ध्यान से सुनना, दूसरों को समझना और विचारों का आदान प्रदान शामिल है, जिससे सामाजिक और व्यावसायिक संबंध मजबूत होते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है?
मनुष्य की बातचीत का सर्वोत्तम तरीका आत्मसंवाद है, अर्थात अपने मन से बातचीत करना। बाहरी बातचीत में दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे कभी शिष्टाचार की त्रुटि, कभी अपेक्षा भंग और कभी रसाभास उत्पन्न हो जाता है। इसके विपरीत आत्मसंवाद में न किसी के आने की प्रतीक्षा होती है, न किसी के व्यवहार से ठेस लगने की आशंका। अपने मन से बातचीत करने का अर्थ है अपनी आंतरिक मनोवृत्तियों को समझना, उन्हें स्थिर करना और उन पर नियंत्रण स्थापित करना। मनुष्य का अंतःकरण स्वयं एक विशाल संसार है, जिसमें प्रतिक्षण नए नए विचार, भाव और कल्पनाएं जन्म लेती रहती हैं। यह अंतर्मन एक ऐसा दर्पण है जिसमें मनुष्य अपनी इच्छानुसार अनेक रूप देख सकता है, और एक ऐसा उपवन है जिसमें तरह तरह के विचार रूपी पुष्प खिले रहते हैं। जब मनुष्य अभ्यास द्वारा अपनी वाक्शक्ति को संयमित कर मौन धारण करता है, तब उसकी बिखरी हुई मानसिक शक्तियां एकत्र होने लगती हैं। जिह्वा पर नियंत्रण से क्रोध, अहंकार और अन्य दुर्गुण भी स्वतः नियंत्रित हो जाते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति अपने मन के साथ संवाद करता है, जिसे ध्यान, मनोयोग या चित्त की एकाग्रता कहा जाता है। इस आत्मसंवाद के माध्यम से मनुष्य अपने लिए एक सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। यह संसार बाहरी प्रपंचों से मुक्त, शांत, आनंदमय और रचनात्मक होता है। इसमें न छल होता है, न बनावट, न अपेक्षा, केवल आत्मिक संतोष और मानसिक शांति होती है। इस आंतरिक संसार की सैर में जो आनंद मिलता है, वह बाहरी मित्रों की बातचीत से भी कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। अतः मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका वही है, जिसमें वह दूसरों पर निर्भर रहने के स्थान पर अपने मन का मित्र बन जाए। यही साधना परमार्थ का मार्ग है, और यही मनुष्य को आत्मबल, आत्मज्ञान और सच्चे आनंद की ओर ले जाती है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। बालकृष्ण भट्ट के प्रसिद्ध निबंध बातचीत से है, जिसका अर्थ है कि हमारा मन हर पल बदलता रहता है, और यह संसार एक विशाल आईने की तरह है, जिसमें हम अपनी सोच और इच्छाओं के अनुसार कोई भी छवि या रूप देख सकते हैं, जो कि असंभव नहीं है। ये हमारी मनोवृत्ति की शक्ति को दर्शाता है कि कैसे हम दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं और बदल सकते हैं। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इस कथन का भावार्थ यह है कि मनुष्य के वास्तविक गुण और दोष उसके बोलने से ही प्रकट होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति मौन रहता है, तब तक उसके स्वभाव, बुद्धि, संस्कार और चरित्र के बारे में ठीक ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता। किंतु जैसे ही वह बोलता है, उसकी भाषा, शब्द चयन, बोलने का ढंग और भाव भंगिमा से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह कितना विवेकी, सहृदय, अहंकारी या असंयमी है। वाणी मनुष्य के अंतर्मन का दर्पण होती है। उसके विचारों की शुद्धता, मानसिक स्तर और नैतिकता सब कुछ बातचीत के माध्यम से सामने आ जाता है। इसलिए ये कथन पुनर्तः सत्य है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं, तब तक उसके गुण दोष छिपे रहते हैं, पर बोलते ही उसका वास्तविक स्वरूप उजागर हो जाता है। इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं? इस निबंध की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विषय की मौलिकता। निबंध में वाक्शक्ति और बातचीत जैसे सामान्य विषय को गहन दार्शनिक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। साधारण बोलचाल को भी लेखक ने जीवन, समाज और आत्मा से जोड़कर एक विशिष्ट रूप दिया है। विचारात्मक और चिंतन प्रधान शैली। ये निबंध केवल वर्णनात्मक नहीं, बल्कि विचारशील और विश्लेषणात्मक है। लेखक ने बातचीत के सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्षों पर गंभीर चिंतन किया है। तुलनात्मक विवेचना। स्पीच और बातचीत, बाहरी संवाद और आत्मसंवाद, दो व्यक्तियों और अनेक व्यक्तियों की बातचीत, इन सभी का तुलनात्मक विश्लेषण प्रभावशाली ढंग से किया गया है। उदाहरणों का सुंदर प्रयोग। रॉबिन्सन क्रूसो का उदाहरण, वृद्धों, बच्चों, स्त्रियों और युवकों की बातचीत के चित्र, ये सभी निबंध को रोचक और जीवंत बनाते हैं। रूपक और उपमा का प्रयोग। मन को दर्पण, उपवन और संसार के रूप में प्रस्तुत करना, दूध और पानी की उपमा देना, ये काव्यात्मक तत्व निबंध की भाषा को सरस बनाते हैं। दार्शनिक और नैतिक संदेश। निबंध का निष्कर्ष आत्मसंवाद, मौन और मनोनियंत्रण की ओर ले जाता है, जिससे पाठक को आत्मचिंतन और संयम का संदेश मिलता है। सरल, प्रवाहपूर्ण और प्रभावशाली भाषा। भाषा सहज, भावपूर्ण और प्रवाहमयी है। संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का संतुलित प्रयोग इसे समृद्ध बनाता है। समाज और व्यक्ति का संतुलित चित्रण। निबंध में सामाजिक जीवन की वास्तविकताओं के साथ साथ व्यक्ति के आंतरिक संसार का भी सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है।
निष्कर्षतः ये निबंध अपनी विचार गहराई, शैलीगत सौंदर्य और जीवन दर्शन के कारण एक उत्कृष्ट, प्रभावशाली और स्मरणीय रचना है। बालकृष्ण भट्ट भारतेदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिसन कहा है। भट्ट जी के अन्य निबंधों को उपलब्ध कर उन्हें पढ़ें। बालकृष्ण भट्ट 1844-1914 भारतेदु युग के अत्यंत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। उनकी निबंध शैली में विचारशीलता, तर्क, व्यंग्य, समाज सुधार और आत्मचिंतन का सुंदर समन्वय मिलता है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें हिंदी का एडिसन कहा है। नीचे भट्ट जी के प्रमुख निबंधों की सूची दी जा रही है, जिन्हें आप उपलब्ध रूप में पढ़ सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध: बातचीत, वाक्शक्ति, संवाद, आत्मसंवाद और मनोवृत्ति पर विचारात्मक निबंध। यही निबंध आपके पाठ में है। स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति पर आधारित। भारतेदु युग की देशज भावना का सुंदर उदाहरण। नारी सुधार, स्त्री शिक्षा, नारी की सामाजिक स्थिति और सुधार की आवश्यकता पर लेख। समाज सुधारक दृष्टिकोण स्पष्ट। सभ्यता और असभ्यता, पाश्चात्य सभ्यता की नकल पर व्यंग्य। भारतीय जीवन मूल्यों की रक्षा का आग्रह। आत्मगौरव, भारतीयों में आत्मसम्मान और स्वाभिमान जागृत करने वाला निबंध। विद्या का फल, शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य पर विचार। केवल डिग्री नहीं, चरित्र निर्माण पर बल। आचार और विचार, नैतिकता, आचरण और मानसिक विकास पर चिंतन। समय की पहचान, युगबोध और सामाजिक परिवर्तन को समझने का प्रयास। भट्ट जी के निबंधों की सामान्य विशेषताएं पढ़ते समय ध्यान दें। विषय समाज, व्यक्ति और राष्ट्र से जुड़े होते हैं। शैली विचारात्मक, तर्कपूर्ण और कहीं कहीं व्यंग्यात्मक। भाषा सरल होते हुए भी प्रभावशाली। आत्मचिंतन और सुधार की भावना प्रबल। पाश्चात्य प्रभाव का विवेकपूर्ण मूल्यांकन। भारतेदु युग निबंध लेखन की दृष्टि से अत्यंत उर्वर युग था। इस युग के निबंधकारों की एक सूची बताएं एवं उनके निबंधों की केंद्रीय वस्तु का विवरण दें। भारतेदु युग लगभग 1850-1900 हिंदी निबंध के विकास का स्वर्णिम प्रारंभिक काल माना जाता है। इस युग में निबंध का उद्देश्य केवल साहित्यिक मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना, आधुनिक दृष्टि और आत्मचिंतन था। इसलिए इसे निबंध लेखन की दृष्टि से अत्यंत उर्वर युग कहा गया है। नीचे भारतेदु युग के प्रमुख निबंधकारों की सूची तथा उनके निबंधों की केंद्रीय वस्तु, मुख्य विषय दी जा रही है। भारतेदु युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंधों की केंद्रीय वस्तु। 1. भारतेदु हरिश्चंद्र। केंद्रीय वस्तु: राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार, अंधविश्वास, कुरीतियों की आलोचना। भारतीय अस्मिता और स्वदेश प्रेम। विशेषता: भारतेदु जी आधुनिक हिंदी निबंध के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके निबंधों में जागरण और सुधार की भावना प्रबल है। 2. बालकृष्ण भट्ट। केंद्रीय वस्तु: सामाजिक और नैतिक चिंतन, वाक्शक्ति, बातचीत, आत्मसंवाद। सभ्यता बनाम पाश्चात्य अंधानुकरण, आत्मगौरव और विवेक। विशेषता: विचारात्मक, तर्कपूर्ण और दार्शनिक निबंध। इसी कारण आचार्य शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिसन कहा। 3. प्रतापनारायण मिश्र। केंद्रीय वस्तु: सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्य, ढोंग, आडंबर और पाखंड की आलोचना। तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण। विशेषता: तेज, चुटीली और व्यंग्यात्मक शैली। भाषा में सजीवता और हास्य। 4. बद्रीनारायण चौधरी। प्रेमघन। केंद्रीय वस्तु: देशभक्ति, भारतीय संस्कृति और परंपरा, सामाजिक चेतना। विशेषता: भावात्मक और राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत निबंध। 5. राधाचरण गोस्वामी। केंद्रीय वस्तु: धार्मिक और नैतिक विचार, सामाजिक शुचिता, आचार विचार की शुद्धता। विशेषता: संयमित, गंभीर और उपदेशात्मक शैली। 6. लाला श्रीनिवास दास। केंद्रीय वस्तु: समाज सुधार, नैतिक शिक्षा, आदर्श नागरिक का निर्माण। विशेषता: सरल भाषा में नैतिक और सामाजिक विषयों का प्रतिपादन। भारतेदु युगीन निबंधों की समग्र केंद्रीय प्रवृत्तियां। इन निबंधकारों की रचनाओं की केंद्रीय वस्तु को समग्र रूप में देखें तो प्रमुख विषय रहे: राष्ट्रीय जागरण और स्वदेश प्रेम, समाज सुधार और कुरीतियों का विरोध, पाश्चात्य सभ्यता का विवेकपूर्ण मूल्यांकन, नैतिकता, आत्मगौरव और चरित्र निर्माण, व्यक्ति और समाज का सुधार। निष्कर्ष: भारतेदु युग के निबंधकारों ने हिंदी निबंध को सजग, उद्देश्यपूर्ण और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया।
उनके निबंधों की केंद्रीय वस्तु थी सोए हुए समाज को जगाना और भारत को आत्मसम्मान की ओर ले जाना। आप किनसे बातचीत करना सर्वाधिक पसंद करते हैं, उनसे बातचीत का कल्पित रूप अपनी डायरी में नोट करें। डायरी। दिनांक आज, समय सायंकाल। आज मैंने अपनी डायरी में उस बातचीत को दर्ज करने का निश्चय किया जो मुझे सबसे अधिक प्रिय लगती है। मुझे अपनी माँ से बातचीत करना सर्वाधिक पसंद है। उनकी बातें न तो बनावटी होती हैं, न बोझिल, उनमें अपनापन, अनुभव और स्नेह घुला होता है। आज की बातचीत भी मन को छू लेने वाली थी। मैं थका हुआ घर लौटा तो माँ ने बिना कुछ पूछे मेरे चेहरे को पढ़ लिया। हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, आज दिन कुछ भारी रहा लगता है। बस इतना सुनते ही मन का बांध टूट गया। मैंने दिन भर की उलझनें, चिंताएं और छोटी छोटी असफलताएं उनसे कह दी। वे बीच बीच में कुछ कहती रहीं, कभी सिर हिलाकर, कभी दो शब्दों में समाधान देकर। माँ की बातचीत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे उपदेश नहीं देती, बल्कि अपने अनुभवों की छोटी छोटी कहानियों में उत्तर रख देती हैं। उन्होंने कहा, हर दिन एक जैसा नहीं होता बेटा। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही मन की हालत भी। ये सुनकर मन हल्का हो गया। ऐसा लगा मानो शब्द नहीं, कोई ठंडी हवा भीतर उतर आए हो। बातों बातों में हंसी भी आई। पुरानी यादें ताजा हुई। कुछ देर के लिए सारी थकान, सारी चिंता जैसे गायब हो गई। इस बातचीत के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि सच्ची बातचीत वही होती है जो मन को शांत कर दे और अपने होने का भरोसा जगा दे। आज की यह बातचीत मेरी डायरी में इसलिए खास है क्योंकि इसने फिर से सिखाया कि बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि मन का सहारा होती है। निबंध क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रस्तुत निबंध किस कोटि का निबंध है? निबंध गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक किसी एक विषय पर अपने विचार, अनुभव, भावनाएं और दृष्टिकोण को स्वतंत्र, सुस्पष्ट और क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करता है। निबंध में न तो कथा की तरह घटनाओं का बंधन होता है और न ही कविता जैसी छंदात्मकता, बल्कि इसमें विचारों की प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। निबंध का उद्देश्य पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करना, किसी विषय को समझाना या उस पर लेखक की दृष्टि से परिचित कराना होता है। निबंध के प्रकार। सामान्यतः निबंधों को निम्नलिखित प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। 1. वर्णनात्मक निबंध। इन निबंधों में किसी स्थान, व्यक्ति, घटना या दृश्य का चित्रण किया जाता है। उदाहरण, यात्रा वर्णन, प्राकृतिक दृश्य, ऐतिहासिक स्थल आदि। 2. विचारात्मक विवेचनात्मक निबंध। इनमें लेखक किसी विषय पर तर्क, विश्लेषण और चिंतन प्रस्तुत करता है। उदाहरण, समाज, संस्कृति, शिक्षा, भाषा, सभ्यता आदि पर निबंध। 3. भावात्मक निबंध। इन निबंधों में लेखक की भावनाएं, संवेदनाएं और आत्मानुभूति प्रमुख होती हैं। उदाहरण, मां, बचपन, देश प्रेम, प्रकृति प्रेम आदि। 4. व्यंग्यात्मक निबंध। इनमें समाज की कुरीतियों, ढोंग और विसंगतियों पर हास्य और व्यंग्य के माध्यम से प्रहार किया जाता है। प्रस्तुत निबंध किस कोटि का है? प्रस्तुत निबंध, बातचीत, मुख्य रूप से एक विचारात्मक विवेचनात्मक निबंध है। कारण, इसमें वाक्शक्ति और बातचीत के स्वरूप पर गहन चिंतन किया गया है। बातचीत के सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्षों का तर्कपूर्ण विश्लेषण किया गया है। लेखक निष्कर्ष के रूप में आत्मसंवाद और मौन की महत्ता स्थापित करता है। हालांकि इसमें कहीं कहीं भावात्मक और व्यंग्यात्मक तत्व भी मिलते हैं, फिर भी इसका प्रधान स्वरूप विचारात्मक निबंध का ही है। निष्कर्ष। निबंध लेखक के विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और प्रस्तुत निबंध विचार प्रधान होने के कारण हिंदी के उत्कृष्ट विचारात्मक निबंधों में स्थान रखता है। किसी निबंध को लिखने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसी निबंध को प्रभावशाली और सार्थक बनाने के लिए निबंध लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. विषय का स्पष्ट ज्ञान। निबंध लिखने से पहले विषय को भली भांति समझना आवश्यक है। विषय की सीमा तय होनी चाहिए ताकि अनावश्यक बातें न आ जाएं और लेखन विषयांतर न हो। 2. रूपरेखा, आउटलाइन तैयार करना। लेखन से पूर्व मुख्य बिंदुओं की रूपरेखा बना लेना चाहिए। इससे निबंध क्रमबद्ध, सुसंगत और संतुलित रहता है। 3. सशक्त भूमिका प्रस्तावना। निबंध की भूमिका आकर्षक और विषय सूचक होनी चाहिए, जिससे पाठक की रुचि प्रारंभ से ही बनी रहे। 4. विषय वस्तु का क्रमबद्ध विकास। निबंध का मध्य भाग सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें विचारों को तार्किक क्रम में, स्पष्ट उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। 5. सरल, स्पष्ट और शुद्ध भाषा। भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और व्याकरण सम्मत होनी चाहिए।
कठिन शब्दों और अनावश्यक अलंकारों से बचना चाहिए। 6. एकसूत्रता और विषय से जुड़ाव। निबंध के सभी अनुच्छेद एक दूसरे से आपस में जुड़े हों और विषय से न भटके। विचारों में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। 7. मौलिकता और स्पष्ट दृष्टिकोण। निबंध में लेखक के स्वयं के विचार और दृष्टि दिखाई देनी चाहिए। रटी रटाई भाषा या विचार निबंध को नीरस बना देते हैं। 8. उदाहरणों और उद्धरणों का संतुलित प्रयोग। उदाहरण निबंध को स्पष्ट और रोचक बनाते हैं, किंतु उनका प्रयोग सीमित और विषयानुकूल होना चाहिए। 9. उपयुक्त निष्कर्ष। निबंध का अंत सारगर्भित और प्रभावपूर्ण निष्कर्ष से होना चाहिए, जिसमें पूरे विषय का सार स्पष्ट हो जाए। 10. शुद्धता और पुनः पाठ। लेखन पूर्ण होने के बाद निबंध को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि अशुद्धियां, दोहराव या अस्पष्टता दूर की जा सके। निष्कर्ष। एक अच्छा निबंध वही है जिसमें विचारों की स्पष्टता, भाषा की सरलता और संरचना की सुव्यवस्था हो। उपर्युक्त बातों का ध्यान रखने से निबंध प्रभावशाली, पठनीय और सार्थक बनता है। आपके सर्वप्रिय निबंधकार कौन है? अपने सर्वाधिक प्रिय निबंध को विद्यालय की गोष्ठी में प्रस्तुत करें। मेरे सर्वप्रिय निबंधकार और प्रिय निबंध विद्यालय की गोष्ठी में प्रस्तुत करने हेतु आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मुझे विद्यालय की इस गोष्ठी में अपने सर्वप्रिय निबंधकार और सर्वाधिक प्रिय निबंध के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आभारी हूं। मेरे सर्वप्रिय निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। वे भारतेदु युग के प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें हिंदी का एडिसन कहा है। भट्ट जी के निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे साधारण विषयों में भी गहन विचार और जीवन दर्शन भर देते हैं। उनकी भाषा सरल, शैली विचारात्मक और दृष्टि समाज सुधार की है। बालकृष्ण भट्ट का मेरा सर्वाधिक प्रिय निबंध बातचीत है। इस निबंध में उन्होंने वाक्शक्ति के महत्व को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से समझाया है। लेखक बताता है कि मनुष्य को ईश्वर ने जो वरदान दिए हैं, उनमें वाणी सबसे महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य बोल ना पाता तो ये संसार गूंगा और नीरस हो जाता। न समाज बनता, न संबंध, न भावनाओं का आदान प्रदान संभव होता। इस निबंध में लेखक ने स्पीच और बातचीत के अंतर को स्पष्ट किया है और सिद्ध किया है कि सच्ची बातचीत वही है जो आत्मीय और सहज हो। उन्होंने ये भी बताया है कि वास्तविक बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही संभव है। निबंध का सबसे प्रभावशाली भाग वह है जहां लेखक आत्मसंवाद को बातचीत का सर्वोत्तम रूप मानते हैं। अपने मन से संवाद करना, अपने विचारों को समझना और नियंत्रित करना ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। ये निबंध मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि यह केवल भाषा या बातचीत की चर्चा नहीं करता, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की कला सिखाता है। इसे पढ़कर हमें संयम, आत्मचिंतन और वाणी पर नियंत्रण का महत्व समझ में आता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बालकृष्ण भट्ट जैसे निबंधकार हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं और उनका निबंध बातचीत हमें अच्छा बोलने के साथ साथ अच्छा सोचने और मौन की शक्ति भी सिखाता है। धन्यवाद। 1. राम रमोवल का क्या अर्थ है? इसका वाक्य में प्रयोग करें। राम रमोवल का अर्थ। राम रमोवल का अर्थ है हल्की फुल्की, औपचारिक, बिना गहराई की इधर उधर की बातें, जिनका कोई विशेष उद्देश्य या सार नहीं होता। वाक्य में प्रयोग। 4-5 लोगों के इकट्ठा होते ही गंभीर बातचीत समाप्त हो गई और केवल राम रमोवल शुरू हो गया। 2. नीचे दिए गए वाक्यों से सर्वनाम छांटे और बताएं कि वे सर्वनाम के किन भेदों के अंतर्गत हैं। क. कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़े। ख. इसे कौन न स्वीकार करेगा। ग. इसकी पूर्ण शोभा काव्यकला प्रवीण विद्वान मंडली में है। घ. वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। अग. हम दो आदमी प्रेमपूर्वक संलाप कर रहे हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम और उनके भेद इस प्रकार हैं। क. कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़े। सर्वनाम कोई। भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ख. इसे कौन न स्वीकार करेगा। सर्वनाम इसे संकेतवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। ग. इसकी पूर्ण शोभा काव्यकला प्रवीण विद्वान मंडली में है। सर्वनाम इसकी। भेद संकेतवाचक सर्वनाम। घ. वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। सर्वनाम वह। भेद संकेतवाचक सर्वनाम। अग. हम दो आदमी प्रेमपूर्वक संलाप कर रहे हैं। सर्वनाम हम। भेद पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष। संक्षेप तालिका। वाक्य। सर्वनाम। सर्वनाम का भेद। क.
कोई। अनिश्चयवाचक ख, इसे। संकेतवाचक ख, कौन। प्रश्नवाचक ग, इसकी। संकेतवाचक घ, वह। संकेतवाचक अग, हम। पुरुषवाचक उत्तम। निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा के भेदों के अनुसार इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। संज्ञा के भेद सहित उत्तर। शब्द। संज्ञा का भेद। धुआं। भावाचक संज्ञा। आदमी। जातिवाचक संज्ञा। त्रिकोण। भावाचक संज्ञा। कान। जातिवाचक संज्ञा। शेक्सपियर। व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश। जातिवाचक संज्ञा। मीटिंग। जातिवाचक संज्ञा। पत्र। जातिवाचक संज्ञा। संसार। भावाचक संज्ञा। मुर्गा। जातिवाचक संज्ञा। मंदिर। जातिवाचक संज्ञा। संक्षिप्त स्पष्टीकरण। जातिवाचक संज्ञा जो किसी वर्ग, जाति या प्रकार के सामान्य नाम को प्रकट करे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम हो। भावाचक संज्ञा जो किसी गुण, भाव, अवस्था या अमूर्त तत्व का बोध कराए। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग का निर्धारण और वाक्य में उनका प्रयोग इस प्रकार है। शब्द। लिंग। वाक्य में प्रयोग। शक्ति। स्त्रीलिंग। मां की शक्ति अपार है। उद्देश्य। पुल्लिंग। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य साफ है। बात। स्त्रीलिंग। उसकी बात हमेशा सही होती है। लत। स्त्रीलिंग। पढ़ने की लत अच्छी है। नग। पुल्लिंग। उसने अपने गहनों में एक सुंदर नग पहना। अनुभव। पुल्लिंग। जीवन का अनुभव अनमोल है। प्रकाश। पुल्लिंग। दीपक का प्रकाश कमरे में फैल गया। रंग। पुल्लिंग। फूलों का रंग बहुत सुंदर है। विवाह। पुल्लिंग। उनका विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। दांत। पुल्लिंग। दांत दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण, एडजेक्टिव और उनका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। कब हम दो आदमी प्रेमपूर्वक संलाप कर रहे हैं। विशेषण। दो। विशेषण का प्रकार। संख्या बोधक विशेषण। विश्लेषण। यहां दो शब्द संख्या बताने के लिए प्रयोग हुआ है। यह बताता है कि संलाप करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ख, इसकी पूर्ण शोभा काव्यकला प्रवीण विद्वान मंडली में है। विशेषण। पूर्ण, प्रवीण। विशेषण का प्रकार। पूर्ण गुणवाचक विशेषण किसी वस्तु की पूर्णता दर्शाता है। प्रवीण गुणवाचक विशेषण काव्यकला में निपुण होने का गुण बताता है। विश्लेषण। पूर्ण शब्द किसी वस्तु की संपूर्णता दर्शाता है। प्रवीण शब्द किसी की क्षमता, निपुणता या दक्षता को व्यक्त करता है। गत सुस्त और बोड़ा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। विशेषण। सुस्त, बोड़ा, दबी। विशेषण का प्रकार। गुणवाचक विशेषण। विश्लेषण। सुस्त आलस्य और धीमेपन का गुण दर्शाता है। बोड़ा मूर्ख या कमजोर व्यक्तित्व का गुण बताता है। दबी दबे हुए या शांत होने का भाव व्यक्त करता है। निष्कर्ष। विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संख्या, स्वरूप या अवस्था को व्यक्त करते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में संख्या बोधक दो और गुणवाचक विशेषण पूर्ण, प्रवीण, सुस्त, बोड़ा, दबी का प्रयोग दिखाई देता है। विशेषण वाक्य को विस्तृत, स्पष्ट और सजीव बनाते हैं। वाक्शक्ति और बातचीत की चर्चा में कई ऐसे शब्द आते हैं जो संवाद, समाज और व्यक्तित्व की बारीकियों को समझने में मदद करते हैं। वक्तृता का अर्थ है बोलने की कला, जो किसी भी भाषण या संवाद को प्रभावशाली बनाती है। वहीं भाषण देने की कला भी इसी श्रेणी में आती है, जिसमें वक्ता अपने विचारों को सुनने वालों पर प्रभाव डालने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। जब व्यक्ति पूरी बातचीत में अपनी भूमिका निभाता है, तो उसे कभी कभी पुलपिट यानी पायदान पर खड़े होकर विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। किसी मध्यस्थ की आवश्यकता हो तो बिचवई का सहारा लिया जाता है। धार्मिक अवसरों पर पुण्याहवाचन या नांदी पाठ किया जाता है, जो समाज और संस्कृति की परंपराओं से जुड़ा होता है। वाक्शक्ति के सुख और संवाद के आनंद को समझने के लिए दिलजोई और संलाप जैसे शब्द महत्वपूर्ण है। दिलजोई का अर्थ है मनबहलाव और संलाप का अर्थ है हार्दिक बातचीत। संवाद के दौरान कभी कभी खामख्वाह यानी बेमतलब या बरबस बातें भी हो जाती हैं। यदि निबंध या वार्ता सारगर्भित हो तो उसमें ज्ञान और तत्व छिपे रहते हैं। कुछ शब्द जैसे प्रपंचात्मक और दुर्घट जीवन और समाज की उलझनों या अनपेक्षित घटनाओं को व्यक्त करते हैं। संजीदगी, फॉर्मेलिटी और बेकदर शब्द बातचीत या व्यक्तित्व के गंभीर और औपचारिक पहलू को दर्शाते हैं।
मनुष्य की आंतरिक दुनिया और अनुभव को समझने के लिए आभ्यंतरिक, चमनिस्तान, सोपान और लियाकत जैसे शब्द उपयोगी हैं। कतरनी का अर्थ कैंची है और बरकते हुए का अर्थ बरतते हुए होता है। इन शब्दों की सहायता से हम न केवल वाक्शक्ति और संवाद की गहराई को समझ सकते हैं, बल्कि व्यक्तित्व, समाज और संस्कृति की सूक्ष्मताओं का भी बोध कर सकते हैं।